यह प्रश्न ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत आता है, विशेष रूप से उसकी धाराओं 41 से 43 तक। इसमें चर्चा की गई है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो स्वयं पूर्ण स्वामी नहीं होते, वे किन परिस्थितियों में वैध रूप से संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, और वह अंतरण वास्तविक स्वामी पर बाध्यकारी भी हो सकता है। सामान्य नियम है नेमो डैड क्वाड नॉन हाबेट, अर्थात कोई व्यक्ति उतना ही हक दूसरे को दे सकता है जितना उसके पास है। वह किसी को अपने अधिकार से अच्छा अधिकार नहीं दे सकता। परंतु इस नियम के कुछ अपवाद हैं जिन्हें हम यहाँ विस्तार से समझेंगे। दृश्यमान स्वामी यानी ऑस्टेंसिबल ओनर, धारा 41। परिभाषा: दृश्यमान स्वामी वह व्यक्ति होता है जो संपत्ति पर स्वामित्व जैसा व्यवहार करता है, जबकि असली स्वामी कोई और होता है। यदि असली स्वामी ने उसे ऐसा करने दिया हो और क्रेता ने ईमानदारी और उचित सतर्कता से सौदा किया हो, तो वह अंतरण वैध होगा। शर्तें: 1. वास्तविक स्वामी की सहमति से व्यक्ति स्वामी जैसा व्यवहार करता हो। 2. खरीदार ने अंतरण को अच्छे विश्वास में किया हो। और 3. खरीदार ने उचित जांच पड़ताल की हो। केस लॉ: रामकुमार कुंदू वी मक्वीन, 1872। प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि असली स्वामी तब बाध्य होगा जब उसने जानबूझकर दूसरों को ये विश्वास करने दिया कि संपत्ति पर अधिकार किसी और का है। प्रतिनिधि, जैसे कि वकील, एजेंट या कस्टोडियन। कभी कभी ऐसे लोग जिनके पास प्रत्यक्ष स्वामित्व नहीं होता लेकिन उन्हें कानूनी अधिकार दिया गया होता है, वे भी संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई ट्रस्टी या गार्जियन यदि ट्रस्ट डीड या न्यायालय की अनुमति से संपत्ति बेचता है। धारा 43। दोषयुक्त शीर्षक यानी ऐसा अंतरण जो किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया हो, जो बाद में उस संपत्ति में रुचि प्राप्त कर लेता है। सिद्धांत यह है कि यदि कोई व्यक्ति स्वामी नहीं होते हुए भी संपत्ति का अंतरण करता है और बाद में वही व्यक्ति स्वामी बन जाता है, तो खरीदार उस स्वामित्व का लाभ उठा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसने अच्छे विश्वास में सौदा किया हो। केस लॉ: रामनाथ बनाम बसदेव, 1935 का यह निर्णय बताता है कि विक्रेता के पास स्वामित्व बाद में आ जाने पर क्रेता उस स्वामित्व को धारा 43 के अंतर्गत वैध बना सकता है। कानूनी विक्रय अधिकारी यानी कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी या आधिकारिक रिसीवर: यदि किसी संपत्ति का अंतरण किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति जैसे रजिस्ट्रार, रिसीवर, कस्टोडियन या अदालत की अनुमति से किया जाता है, तो वह वैध माना जाता है, भले ही वह पूर्ण स्वामी न हो। धारा 42। प्रसवाधिकार के साथ अंतरण का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे केवल जीवन काल तक का अधिकार प्राप्त है, वह संपत्ति का अंतरण करता है और उसके बाद स्वामित्व देने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो वह अंतरण स्थायी बन सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब गैर स्वामी द्वारा किया गया अंतरण असली स्वामी पर भी बाध्यकारी हो सकता है, जैसे कि पहला, धारा 41 के तहत ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा अंतरण। दूसरा, धारा 43 के तहत जब बाद में स्वामित्व प्राप्त करने वाला अंतरण करता हो। तीसरा, कानूनी अभिकर्ता द्वारा संपत्ति का अंतरण। चौथा, ट्रस्टी या गार्जियन द्वारा न्यायिक आदेश पर। पांचवा, कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा संपत्ति का अंतरण। छठा, को ओनर द्वारा बिना सहमति के अपने हिस्से का अंतरण, जो धारा 44 में आता है। और सातवां, होल्डिंग आउट या एस्टपेल के सिद्धांत पर, जब असली मालिक चुप रहता है और धोखे से किसी व्यक्ति को अधिकार दिखाता है। अब विद्वानों की राय की बात करें तो S.N. शुक्ला का कहना है कि इन धाराओं का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि निर्दोष खरीदार को कानून सुरक्षा प्रदान करे, अगर वह उचित सतर्कता और ईमानदारी से सौदा करता है। निष्कर्ष यह है कि सामान्यतः केवल संपत्ति का वास्तविक स्वामी ही उसका वैध अंतरण कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में गैर स्वामी भी वैध अंतरण कर सकते हैं, अगर उन्होंने उचित कानूनी प्रक्रिया या स्वीकृति के तहत कार्य किया हो। यह अपवाद इस बात का संकेत है कि संपत्ति का अंतरण केवल स्वामित्व पर आधारित नहीं होता, बल्कि व्यवहार, विश्वास और न्याय के सिद्धांतों पर भी आधारित होता है।
प्रश्न, कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के हक से अच्छा हक संपत्ति को प्रदान नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत के अपवाद क्या हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संपत्ति अंतरण कानून में सामान्य नियम है, नेमो डाट क्वाड नॉन हबेट, अर्थात कोई भी व्यक्ति उस चीज का हक नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। परंतु कुछ परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होता, यानी कि गैर स्वामी भी वैध रूप से संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। अपवाद, वे व्यक्ति जो पूर्ण स्वामी नहीं होते फिर भी संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। सबसे पहले धारा 41, दृश्यमान स्वामी। यह वह व्यक्ति है जो स्वामी जैसा व्यवहार करता है, लेकिन असली स्वामी की अनुमति से कार्य करता है। अगर खरीदार ने अच्छे विश्वास और पूरी जांच के साथ सौदा किया हो तो यह अपवाद लागू हो सकता है। अब रामकुमार कुंडू बनाम मैक्वीन 1872 का केस। यह मामला इन सिद्धांतों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा अपवाद है धारा 43, दोषयुक्त शीर्षक। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार के संपत्ति का अंतरण करता है लेकिन बाद में वही व्यक्ति मालिक बन जाता है। अगर खरीदार ने अच्छे विश्वास से संपत्ति खरीदी थी तो यह धारा उसे सुरक्षा देती है। अब हम बात करते हैं केस रामनाथ बनाम बसदेव, जो कि सन 1935 में हुआ था। तीसरा, कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी जैसे कि रजिस्ट्रार, रिसीवर, ट्रस्टी आदि, जो न्यायालय के आदेश से संपत्ति बेचते हैं। चौथा, कानूनी अभिकर्ता जैसे एजेंट, गार्जियन या ट्रस्टी। अगर ये विधिक रूप से अधिकृत व्यक्ति अपनी सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं तो ऐसा अंतरण वैध माना जाता है। धारा 42, जीवन काल तक अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा अंतरण, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति पर जीवन भर का अधिकार मिला है तो वह उस अधिकार का अंतरण कर सकता है और उसके बाद वह अधिकार स्थायी भी हो सकता है। धारा 44, जब एक सहस्वामी अपना हिस्सा बेचता है तो खरीदार उसके अधिकार का उत्तराधिकारी बन जाता है। प्रतिबंध सिद्धांत के अनुसार अगर असली स्वामी किसी को अधिकार दिखाने देता है और बाद में वह व्यक्ति अंतरण करता है तो वह अंतरण वैध हो सकता है। निष्कर्ष के तौर पर ऊपर बताए गए अपवाद यह दिखाते हैं कि संपत्ति का अंतरण सिर्फ स्वामित्व पर आधारित नहीं होता, बल्कि व्यवहार, अनुमति, न्याय और ईमानदारी जैसे तत्वों पर भी निर्भर करता। धन्यवाद।